हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने नया टॉपिक लाया है एमसीक्यू का, कि अब हम लोग टॉपिक वाइज जैसे प्रियम्बल और सिटीजनशिप के बारे में, जैसे प्रस्तावना और नागरिकता के बारे में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो फुल एनालिसिस रहेगा। वो बीपीएससी, एईडीओ और जीपीएससी और यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम जो भी हैं, बिहार दरोगा वगैरह, उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि पूरा हम लोग का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एमसीक्यू भी उस चीज़ का हो जाएगा। और टॉपिक में जो भी मुख्य मुख्य बातें रहेंगे वो आपको मैं एनालिसिस करवाते जाऊंगा, जिससे मैं हमारा इंडियन पॉलिटी जो है, और मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे लक्ष्मीकांत के हिसाब से ही रहेंगे। ओके, तो आज का हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले पे हम लोग चलते हैं कि प्रियम्बल का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट से हमारा क्या रहेगा, प्रियम्बल का क्वेश्चन रहेगा। तो ओके, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वेब्स अकेडमी 24 है। ओके, तो आप पहला क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। तो हमारे लिखित उद्देश्यों का मतलब उल्लेखित उद्देश्य का सही क्रम क्या है, तो हम लोग को बताना है। तो फर्स्ट में है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं न्याय। और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। या सी में है जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। और डी में है हमारा बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब इसमें हम लोग का आंसर बताना है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रस्तावना में हमारा क्या दिया गया है, प्रस्तावना में 4 उद्देश्य को मतलब दिया गया है। कौन सा? तो न्याय के बारे में। तो न्याय एक ऐसा न्याय बोल रहा है कि सोशलिस्ट होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। कैसा? मतलब राजनीतिक होना चाहिए। और स्वतंत्रता के बारे में हमारा क्या दिया है, स्वतंत्रता किसका होना चाहिए? तो स्वतंत्रता जो होगा हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म का होगा। किसका? विचार, अभिव्यक्ति एवं विश्वास एवं धर्म का होगा। और हमारा जो समानता क्या होगा, समानता में क्या ही दिया गया है, तो स्थिति एवं स्टेटस एवं अपॉर्चुनिटी का समानता होना चाहिए, जो कहाँ पे होता है, आर्टिकल 14 से आपका 18 के बीच में जो आता है हमारा, वो समानता पे करता है काम। बंधुता जो होता है, बंधुता में क्या क्या आएगा कि व्यक्ति की जो गरिमा होता है ना, और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए ये क्या करता है, बंधुता आता है। तो बंधुता का भी हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। न्याय किस प्रकार का देगा, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देगा। स्वतंत्रता कैसा देगा, तो विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विश्वास का और धर्म का स्वतंत्रता। और समानता कैसा होता है, स्टेटस एवं अपॉर्चुनिटी, यानी स्थिति और अवसर की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग कितने प्रकार के न्याय के लिए किया गया है। तो प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग कितने प्रकार न्याय के लिए किया गया है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। तो कितने प्रकार का न्याय होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 3 प्रकार के। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो पहला संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, गणराज्य है। तो यहाँ पे हमारा जो था ना, कौन सा नहीं शामिल था, तो समाजवादी नहीं था। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। ये कब आया था? आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था 1976 में, उसी के तहत ये समाजवादी जोड़ा गया था। इसके साथ साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द आता है वो जोड़ा गया था, तथा एक अखंडता अखंडता भी जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। कब? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। तो हम प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है यहाँ पे, आंसर हम लोग देखते हैं। तो संविधान की जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। क्या? प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि कहा जाता है, एक मिनट, आपको क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया। इसका जो होता है कि यहाँ पे क्या है कि लोक संपर्क होता है,
लोक संप्रभुता है। मतलब संविधान का जो अंतिम शक्ति है किसके पास होगा? जनता के पास होगा। संविधान का अंतिम शक्ति किसके पास होगा? तो जनता के पास होगा। और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कौन? हमारा संविधान जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 5वां क्वेश्चन? तो 5वां क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने अपनाया और लागू किया? तो हाँ, 5वां संविधान का जो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने अपनाया और लागू किया? तो संविधान सभा ने। ये कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, उसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है? तो इसमें किसने अपनाया था? संविधान सभा को अपनाया कब गया था? तो 1949 को। और लागू कब से किया गया था? 1950 को। ठीक है? जनवरी 26 जनवरी को, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणराज्य दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी ही पढ़े हैं हम लोग, मुख्य उद्देश्य क्या है बंधुता का? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी जो होता है, उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रस्तावना पहला में क्या है? पहला जो है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा क्या कह रहा है? इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो सही कथन को चुनिए। तो ये हमारा क्या है कि प्रस्तावना संविधान का आपका भाग तो है, ठीक है? तो ये हो जाएगा सही। एक तो सही हो गया, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक। इसमें कैसे? क्योंकि जब केशवानंद भारती केस जब आया था, केशवानंद भारती केस जो सबसे फेमस केस है, कब आया था? आपका 1973 में जब केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना था। संविधान का भाग प्रस्तावना को माना था। अब प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, मतलब संवैधानिक संशोधन के तहत क्या करेगा कि मतलब इसमें क्या करा जाएगा? संशोधन किया जा सकता है आपका। लेकिन क्या है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, संविधान का जो मूल संरचना है, मतलब प्रस्तावना का भी जो मूल संरचना है, उसको बिना मतलब बदले ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जोड़ा गया था आपका 1976 में, जो अभी हम लोग पढ़े, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? वंशानुशासन शासन नहीं होगा, धर्म आधारित शासन नहीं होगा, संघीय शासन नहीं होगा, यहाँ पे निर्वाचित राज्य प्रमुख होगा। कैसे? तो हम लोग आर्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब गणराज्य में क्या होता है ना, कि राष्ट्रपति जो होते हैं, हमारा जो राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। लेकिन इसमें एक और होता है, इसमें कोई वंशागनुत मतलब ये नहीं कि मतलब राजा की तरह, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई मतलब वंशानुगत पद इसमें शामिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है आपका? नाइन्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत जो है प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो हमारा आपका कौन सा है? नहीं है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद भी है, आपका लोकतंत्र भी है, लेकिन ये आपका संघवाद का कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया है। तो क्या होता है कि संघवाद जो होता है ना, संविधान का मूल संरचना में तो है, जो संविधान का मूल संरचना है, लेकिन क्या है, प्रस्तावना में कहीं भी ये शब्द नहीं जोड़ा गया है। इसलिए क्वेश्चन को इसको लगाया गया है। कहीं न कहीं घुमा के ये पूछ दिया जाता है हमारे आपका एग्ज़ामों में। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक का आशय क्या होगा? मतलब लोकतांत्रिक का आशय क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीनों जो जो जिसमें मिलेगा लोकतंत्र, इसी को लोकतांत्रिक बोलेंगे। कैसे? अब देखिए क्या है कि राजनीति का मतलब होता है, लोकतंत्र मतलब क्या हो गया कि सार्वभौमिक जो मताधिकार हम लोग को मिलता है, मतलब आर्टिकल 326 के तहत
वयस्कों को जो 18 वर्ष और जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो उनको मिलता है। अब सामाजिक में क्या हो जाएगा? समानता जो हम लोग को मिलता है आर्टिकल आपका 14-15 इससे 1 मिनट। उत ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा-सा हमारा प्रॉब्लम आ गया था मोबाइल में। तो आप चलते हैं आगे में पढ़ते हैं कि अब प्रस्तावना में लिखित तो सामाजिक समझ गए। आर्थिक में थोड़ा समझते हैं कि आर्थिक में क्या कह रहा है कि आर्थिक कैसा होगा जिसमें क्या होता है अवसर की समानता देता है। अवसर की समानता मतलब आर्टिकल जो 16 है ना, वो हमारा क्या देता है अवसर की समानता समानता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता किस उद्देश्य से संबंधित है? तो प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता देखिए अभी आ गया, तो ये हमारा कहाँ से संबंधित है? तो समानता से है ये। कैसे है? समानता से है। जो अभी जो देखे थे स्टेटस एवं अवसर की समानता, तो ये हमारा कहाँ से है? आपका अवसर या मतलब स्थिति एवं अवसर की समानता किस उद्देश्य से है? तो समानता, समानता इक्वलिटी लाने के लिए है। इक्वलिटी मतलब जो कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? आर्टिकल 14 से 18 में हमारा जो दिया गया है समानता के लिए ही ये हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 12 नंबर का? तो 12 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्थापना करता है। कौन? प्रस्तावना। कैसे? तो क्या है भारत का क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करता है? तो आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि आपका राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ हमारा हो जाएगा शासन में भागीदारी का। शासन में भागीदारी ही राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है। तो शासन में भागीदारी हम लोग कैसे लेते हैं? तो शासन में भागीदारी हम लोग तो एक अपना आर्टिकल 326 का यूज़ करके जो मताधिकार का मतदान का उपयोग करके हम लोग लेते हैं। जिसमें क्या होता है कि बिना भेदभाव हम लोग को चुनाव लड़ने का भी अवसर दिया जाता है तथा और मतदान करने का भी अवसर दिया जाता है। तो शासन में भागीदारी कर ही राजनीतिक न्याय का ये जो अर्थ होता है। 14th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रस्तावना में अप्रत्यक्ष रूप से निहित है? तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या निहित है हमारे प्रस्तावना में? तो ये हमारा हो जाएगा संवाद। देखिए प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमारा संवाद आपका ये निहित है किसमें? प्रस्तावना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या होता है कि इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान। क्योंकि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है ना, जो इक्वल रिस्पेक्ट का बात करता है, मतलब सर्वधर्म समभाव की बात करता है, धर्म समभाव की बात करता है। ओके, यहाँ जो वेस्टर्न जो धर्म से अलग है, यहाँ का वेस्टर्न धर्म से अलग है। यहाँ पे राज्य को धर्म से अलग किया गया, ना कि धर्म को जोड़ा गया है। इसीलिए हमारा धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा संविधान प्रदान करता है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रस्तावना में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भारत में किस प्रकार के समाजवाद को दर्शाता है? तो किस प्रकार का समाजवाद को दर्शाता है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 16 का? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसे? क्योंकि यहाँ पे निजी और मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है। क्या है? निजी और मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं। और राज्य मतलब ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बताता है। जैसे डीपीएसपी जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा डीपीएसपी मतलब किसको देता है? राज्य को देता है, ताकि आप
एक कल्याणकारी राज्य की आप एक कल्याणकारी राज्य बना सके, मतलब वेलफेयर स्टेट बना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का हमारा है 17वां नंबर क्वेश्चन जो है 70th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता में कौन सा शामिल नहीं है। तो स्वतंत्रता में कौन सा शामिल नहीं है, हम लोग पढ़ रहे थे विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी है, धर्म का भी है, लेकिन हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आर्टिकल जो अब है 300 ए में ये कानूनी अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो अब ये फंडामेंटल राइट से हट गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का संबंध किससे है। गणराज्य शब्द का संबंध किससे है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राज्य प्रमुख का चयन की विधि है। क्योंकि यहाँ पे राज्य का जो हमारे प्रमुख कौन होते हैं, मतलब स्टेट, मतलब यहाँ पे देश के लिए ही स्टेट कहा गया है, तो भारत का जो प्रमुख होंगे वो क्या होंगे, राष्ट्रपति, जो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो आज का 19 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट मुद्दा हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, मानते हैं। और दूसरा क्या क्या, प्रस्तावना को संविधान से अलग किया जा सकता है। तो ऐसा जो हमारा है कि 19 नंबर का जो हमारा जो आंसर है ना वो केवल एक होगा, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान से हम अलग नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना जब संविधान का आत्मा होगा तो इसमें जो 1973 का जो केस है ना, केशवानंद भारती केस, तो उसमें बताया गया था संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का ही एक अभिन्न अंग है। कैसा है, अभिन्न अंग है। तो इसलिए हम लोग प्रस्तावना को अलग नहीं कर सकते हैं संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो शब्द था कब जोड़ा गया था, ये 1976 में जोड़ा गया था। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तभी जोड़ा गया था, जहाँ पे समाजवादी आपका हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, ये शब्द आपका जोड़ा गया था एकता एवं अखंडता को। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन आज का। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट में क्या दे रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और दूसरा क्या कह रहा है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग अभी ही माने हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन दिया है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, प्रस्तावना को संशोधित किया जाए, एकदम संशोधित किया जा सकता है, 1976 में हम लोग किए थे 42वां संशोधन से, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर केवल 2 हो जाएगा। थोड़ा-सा आप लोग एफर्ट लगाइएगा, ज़्यादा आप लोग के लिए अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और मैं ये डेली आपको क्लास ऐसे ही टॉपिक वाइज़ ही लाने वाला हूँ। और आज से हमारा एनसीईआरटी का भी जो क्लास है 6 टू 12, जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं 2026-27 का, और बीपीएससी जो 72 आने वाला है, आपका जेपीएससी आने वाला है, उसके लिए एवं यूपीपीसीएस जो है वो भी आपका, और सभी एग्जामों में वो एनसीईआरटी का जो बैच वो भी काम देगा। आपको सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे मतलब हो जाता है कि हम लोग भूकंप पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग होल डिस्कस करेंगे, और आपको बता दिया जाएगा कि ये कहाँ से, मतलब ये किस चैप्टर से है, जो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। क्लास वाइज आप जाके एनसीईआरटी भी अपने पास रखे रहिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। और बाद में आप जाके जब एनसीईआरटी खुद से जब बुक पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा, और इसमें आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगी। ओके, तो आज से ही हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगभग रात की 8 बजे तक आपको ये मिल सकता है, क्या कौन-सा एनसीईआरटी का बैच। और ये वाला जो हमारा जो एमसीक्यू है, जो पहले से भी चलते आ रहा है, आप पहले भी मेरे जाके देख सकते हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, आपका ज्योग्राफी का, आपका बायोलॉजी का, आपका ओवरऑल साइंस का भी मैंने चला चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं पीछे जाके मेरे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और वेब्स एकेडमी 24 जो हमारा है टेलीग्राम चैनल है, जुड़े रहिए, और हमें आप प्रोत्साहित कीजिए, और अपनी मांग को लिखिए हमारे कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए
अच्छे-अच्छे और भी आपका एग्ज़ाम बेसिस आपको मैं और भी क्लासेस में ला सकूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, प्रस्ताव में उल्लिखित संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कि आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो आंतरिक से मतलब क्या है कि सर्वोच्च शक्ति जो है, आंतरिक से सर्वोच्च शक्ति है। आंतरिक अर्थ सर्वोच्च शक्ति, और बाह्य संप्रभुता का मतलब हो जाएगा कि स्वतंत्र है, विदेश नीति में क्या है, स्वतंत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तावना का महत्व किस निर्णय में प्रतिपादित किया गया है? तो किस निर्णय में प्रतिपादित किया गया है प्रस्तावना का महत्व? तो ये हमारा 23 का बी हो जाएगा, केशवानंद भारती के जो आया था 1973 में, जिसके तहत 42वां अमेंडमेंट भी हुआ आपका। उसके बाद 1976 में और हमारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, और बेसिक स्ट्रक्चर का भी यहीं से आधारभूत मतलब जो संरचनाएं का परिभाषा निकलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द मुख्यतः किस मूल्य को को दर्शाता है? तो प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द मुख्यतः किस मूल्य को दर्शाता है, ये हमारा 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय को दर्शाता है। ठीक है, राजनीतिक न्याय में जब हम लोग अ, देखेंगे तो लोकतांत्रिक, जैसे आपको मताधिकार का जो हम लोग बताए थे ना, आर्टिकल 326 के तहत आपको मत देने का अधिकार मिलता है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार जो देता है, इसी को राजनीतिक न्याय भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा चलता है जो आज हमारा प्रस्तावना का मतलब लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा बियॉन्ड आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आप ये देख लीजिएगा, आप किसी भी को जो पीवाई क्वेश्चन है आप उसे लगाइएगा। आप इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको सारा पीवाईक्यू भी लगेगा और आपको आने वाले एग्जाम में भी आपको ये मदद करेगा, कहीं ना कहीं आप में इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किस उद्देश्य के लिए हम लोग किया करते हैं प्रस्तावना का उपयोग? तो ये क्यों किया जाता है? कानून की व्याख्या करने के लिए। अब देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी न्यायालय है, वो क्या करता है कि प्रस्तावना का उपयोग संवैधानिक जो व्याख्या है ना, मतलब उसकी करने के लिए कि संविधान में क्या-क्या दिया गया है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए भी प्रस्तावना का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रिएम्बल का एमसीक्यू खत्म हुआ। अब आते हैं सिटीजनशिप जो है नागरिकता का एमसीक्यू के पर। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू का कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आज का जो एमसीक्यू का ये आपका सिटीजनशिप का, तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो आर्टिकल तो है 5 से आपका आर्टिकल 5 टू 11 तक यहाँ नागरिकता दिया गया पार्ट आपका किसमें, सेकंड में, भाग 2 में दिया गया है आपका ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या कहते हैं, और ये क्या है ना, संविधान लागू होने के समय भी मतलब नागरिकता हम लोग का लागू हुआ था संविधान होने के समय, ऐसा नहीं कि बाद में ये बना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जो आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त होता है? तो संसद को होता है। आर्टिकल नंबर जो 11 है ना, 11 के तहत क्या करता है, संसद जो है आपका नागरिकता कानून बनाया जा सकता है। जैसे आपका उदाहरण के लिए है सिटीजनशिप जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसी के तहत बनाया गया था, और फिर 2011 में भी आपका सिटीजनशिप एक्ट आया हुआ है, संशोधन किया गया है उसमें। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आज का। तो आपका ये आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आज का है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सिटीजनशिप का, अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत का नागरिक माने जाने की शर्तों में कौन से शामिल नहीं, मतलब किस शर्त पर हमें नागरिकता मिलेगा, यानी भारत को नागरिक आप कहलाइएगा। तो बर्थ बर्थ भारत में जन्मे हुए, माता पिता भारत में जन्म हो, या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष निवास। तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 का हम लोग का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि मतलब इसमें क्या है कि आपका अधिवास होना चाहिए, मतलब एक डोमिसाइल होना चाहिए, और ये सब जो ये तीनों शर्त है ना, ये आपका प्लस तीनों शर्त को होना, तीनों शर्तों में से कोई भी
एक रहेगा ना, तो आप भारत का नागरिक कहलाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो 4th नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो पाकिस्तान से भारत जब लौट के आता है ना, तो इसमें जो हमारा जो 4th नंबर का जो हो जाएगा अनुच्छेद 6 हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान से जब बँटवारा हुआ था ना, तो पाकिस्तान से जो इंडिया आ गए, उनके लिए आर्टिकल 6 हो गया। और मान लिया जाए कि जो इंडिया से पहले तो एक तो पाकिस्तान चल गए थे, फिर उनको वहां से वापस आए इंडिया, तो उनके लिए क्या है, आर्टिकल नंबर 7 हो जाएगा। जो पाकिस्तान इंडिया से भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत पर वापस रिटर्न आए, उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 से नागरिकता उनको प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता हमारा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 8 में दिया गया है। ये क्या कहता है कि विदेशों में बसे जो भारतीय हैं, उनके लिए ये नागरिकता का मतलब प्रावधान करता है। इसमें क्या होगा कि आपको भारतीय जो एम्बेसी है वहाँ, जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आवश्यक होता है, तभी आपको ये नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ओके? अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? तो ये स्वतः ही समाप्त है। अगर किसी आप देश का भारतीय नागरिक स्वेच्छा से आप त्याग कर देते हैं ना, और अन्य देश का मतलब मान लिया जाए कि आप इंडिया के हैं, इंडिया से जाके आप यूएसए का अगर आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको यहाँ का जो इंडिया का नागरिकता रहेगा ना, आपका वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। ओके, तो 6 नंबर का जो हमारा हो जाएगा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सी हो जाएगा ऑप्शन। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। 1 मिनट, अ, 1 मिनट, आपका 6 नंबर जो होता है यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारा जो कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके को अपनाया गया है? तो कितना तरीका दिया गया है? तो 6 तरीका दिया गया है। यहाँ पे आंसर 6 तरीका होगा। देखिए क्या है ना कि हम लोग 6 तरीका को जानते हैं। तो एक तो होता है कि बर्थ से, मतलब आपका जन्म से। दूसरा होता है क्या, आपका डिसेंट से, मतलब आपका वंश से, कौन-सा वंश है, वंश के आधार पे। थर्ड जो होता है पंजीकरण से। आपका फोर्थ जो होता है देशीयकरण से, जिसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। और पाँचवां जो होता है कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से, मतलब क्षेत्र, जब मान लिया जाए कि कोई युद्ध में क्षेत्र को हम जीत गए, और आपका उस क्षेत्र को लोगों को नागरिकता देता है। कौन देता है? तो आपका संसद देता है, ठीक है? और ओसीआई जो होते हैं नागरिक नहीं होते, उनको सिर्फ विशेष दर्जा दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकता के संबंध में सही कथनों का कथन कौन-सा है? तो भारत में नागरिकता के संबंध में सही कथन कौन है? तो 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, इसका आंसर क्या होगा? हमारा भारत एकल नागरिकता को अपनाता है। एकल नागरिकता को अपनाता है। और यूएसए में क्या है ना, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। कैसे है? दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जो सिटीजनशिप से है। जो आपका क्या बोल रहा है कि ओसीआई जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो जिसको बोलते हैं, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मतदान करने का अधिकार है? नहीं। संसद सदस्य बनने का अधिकार है? नहीं। संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार है? नहीं। डी आपका आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इनको जो मिला है, आपका नहीं मिला है, जो है मतदान करने का भी अधिकार नहीं मिला है, संसद सदस्य बनने का अधिकार नहीं मिला है। इनको सिर्फ एक कुछ विशेष दर्जा मतलब दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता विलोपन डिप्रीवेशन किस आधार पर किया जा सकता है? तो पहला जो है धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, संविधान विरोधी गतिविधियों द्वारा, शत्रु देश से संपर्क करना। तो आपका ये जो है ना, आपका सभी से मतलब आपका नागरिकता विलोपन यानी नागरिकता आपका खत्म हो सकता है। ओके,
तो नागरिकता मतलब हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है ना, उसके द्वारा उसके धारा जो 10 है, सेक्शन 10 में कहा गया है कि मतलब यह सरकारी निर्णय पर आधारित होता है कि उसको उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। जो ये सरकारी निर्णय लिया जाता है, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भी वो हटा देता है, तो ये सरकार का निर्णय होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में सही है? तो कौन सा? यह केवल संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है, नहीं ये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। हाँ, तो ये क्या होता है, संसद जो है 11 से आर्टिकल 11 से ही शक्ति प्राप्त होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम नियम जो है 1955 के अनुसार जन्म से नागरिकता के संबंध में कौन-सा कथन सही है? तो कौन-सा कथन सही है हमारा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। कौन? सभी। क्यों? भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक होगा। अभी पढ़ाया था आपको 6 तरीका से जो लिया था, बर्थ से, आपका वंश वंश से, आपका आपका 3rd नंबर पंजीकरण से, 4 नंबर देशीयकरण से, 5 नंबर आपका कोई अधिग्रहण, ये पूरा आपको मैंने पीछे आपको अभी पढ़ाया। तो भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक होगा। माता-पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है। यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, माता-पिता से मतलब कोई भी हो, माता हो या पिता हो, कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। मान लिया जाए कि यहाँ का पिता होंगे और उनकी ये शादी कहीं विदेशों में कर लिए, तो इनसे जो बच्चे होंगे ना, वो भी भारत के नागरिक ही कहलाएँगे। और यहाँ पे जो एक होता है कि जेंडर भेदभाव जो नहीं दिया गया है। हमारा संविधान भी जेंडर माने इन लिंग भेदभाव को दूर रखता है, लिंग भेदभाव से दूर रहता है हमारा संविधान। ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा आज का, क्या कह रहा है? वंश से नागरिकता जो सिटीज़नशिप बाय डिसेंट जो होता है, के संबंध में सही कथन कौन-सा है? भारत में जन्म आवश्यक हो या अगर आप वंश के आधारित जो है ना, वंश से तो ऐसा नहीं है। ओके, सॉरी इसमें। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा हो जाएगा आंसर ये केवल पिता भारतीय होना चाहिए, केवल माता भारतीय होना चाहिए। यहाँ यहाँ पे जो है ना, हमारा जो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा अभी जस्ट पढ़े हैं, जो ये हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 13 का बी हो जाएगा। माता या पिता में से कोई भी भारत का एक नागरिक होना आवश्यक है। अभी जस्ट हम लोग पीछे का किए हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है आज का, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? कौन नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो जन्म से तो है भाई, पंजीकरण द्वारा भी है और देशीयकरण से है और अधिवास जो है ना, अधिवास द्वारा आप सिर्फ डोमिसाइल द्वारा नहीं हो सकता। डोमिसाइल प्लस ये तीनों अगर आपका होगा ना, कोई ना कोई एक शर्त करेगा, तभी आपको हमको मिल सकता है। ये आपको किसमें दिया गया है? सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में है, जिसके तहत ये बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन जो है द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवास अधिवास कितना होना चाहिए? निवास अवधि कितना होना चाहिए? तो हमारा जो 15 का आंसर जो देता है कि आपको 11 वर्ष कम से कम देशीयकरण से आपको इतना वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तभी आप अगर भारत में 11 वर्ष से तक निवास कर रहे हैं, तभी आपको देशीयकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा आपको नागरिकता प्राप्त होगी। ओके? और ये भी आपको सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में दिया गया है इसका प्रावधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र समावेशन, जो अभी हम लोग पढ़े थे, इन कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी द्वारा नागरिकता का उदाहरण कौन सा है? मतलब अगर क्षेत्र हम लोग कोई जीत कर और उसको अपने में मिला लिए, या कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र हम लोग दिए थे और वहाँ से हम लोग कुछ क्षेत्र लिए थे, तो वहाँ का जो निवासी थे उनको जाना पड़ा होगा, यहाँ का होगा जो जो जिनको आया, तो उनके लिए जो भी हमारे क्षेत्र उसके अंदर आया होगा, तो हम लोग उनको अपना नागरिकता दिए होंगे। ओके,
अब क्या होता है कि इसमें क्या है कि नागरिकता का उदाहरण कौन-सा है? तो यहाँ पे जो हम लोग को पूछ रहा है ना कि क्षेत्र समावेशन द्वारा नागरिकता का उदाहरण कौन-सा है इनमें से? तो 16 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कि गोवा जो हुआ था, गोवा जब 1960 तक जो था, क्या था आपका ये पुर्तगाल के अधीन ही था। तो इसके बाद ही आपको विलय हुआ था आपका भारत में। भारत में सिक्किम भी पहले भारत के देशों में एक साथ नहीं जुड़ा हुआ था, पुडुचेरी भी भारत में नहीं हुआ था, तो ये सब जब विलय हुआ था, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया जब पढ़ोगे, तो आपका स्वतंत्रता के बाद वाले जो सेक्शन पढ़ोगे ना, जब आप हिस्ट्री में तो आपको ये सब पता चलेगा। जो हमारे जो यूनिटी ऑफ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिनके बारे में लगा हुआ है आपका गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारा जो विलय का करवाने के लिए भारतीय रियासतों को। ओके, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो आपका आज का 17वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा क्या कि नागरिकता परित्याग करने का अर्थ क्या है? नागरिकता जो परित्याग करते हैं, रीइनिशिएशन करते हैं, जो क्या है आपका उसका अर्थ क्या होगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्वेच्छा से नागरिक छोड़ना ही नागरिकता परित्याग कहलाता है। ओके, क्या करता है कि व्यक्ति अगर स्वयं नागरिकता को छोड़ता है ना, तो उसमें भी क्या एक होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको स्वतः ही छूट जाएगा। आपको लिखित जो है, जो आपको घोषणा देना पड़ेगा। आप लिख के जब तक आप नहीं दीजिएगा, घोषणा नहीं कीजिएगा, तब तक ये मान्य नहीं होगा। ओके? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन-सा आधार नागरिकता समाप्ति से संबंधित है? मतलब नागरिकता टर्मिनेशन से, सिटीज़नशिप में टर्मिनेशन से क्या संबंधित है? तो किससे है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विदेश नागरिक स्वेच्छा से ले लेना। नागरिकता मतलब ऐसा नहीं है कि आप असंबंधित से नागरिकता संबंधित से टर्मिनेट आप कब कर दिया जाओगे? जब विदेशी नागरिकता से स्वेच्छा से आप ले लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है? ये भी बात सही है। और सेकंड क्या रहा है, एकल नागरिकता संघीय ढांचा को कमज़ोर करती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि अगर एकल नागरिकता संघीय ढांचा को कमज़ोर करेगा, तो इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों? भारत में जो है संघीय ढांचा पर जो है एकल नागरिकता ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इससे क्या होता है कि जो एकल नागरिकता जो रहता है ना, और जो होता है राष्ट्र को क्या करता है ना, एक एकता को मजबूत करने में ये भूमिका निभाता है। कौन? एकल नागरिकता। ओके? 20 नंबर क्वेश्चन जो आज का हमारा चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन-सा सही है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी है, ओसीआई के आर्थिक एवं शैक्षणिक सुविधाएँ मिलती है। इकोनॉमिक एंड आपका जो एजुकेशनल फैसिलिटी आपको मिलेगा, ना कि आप संविधान का एक भाग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मौलिक अधिकार भी इनको नहीं प्राप्त है। ओसीआई को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, जो हम लोग पीछे पड़े हैं। तो आपका आज का सेशन कैसा लगा? आपको मेरी ओर से ये है कि आपको पॉलिटी का सारा सेगमेंट भी पूरा हो जाए और आपको एमसीक्यू भी आपका पूरा हो जाए, ताकि आप एग्ज़ामों में जाएँ तो आप इन सब क्वेश्चनों के सहायता से आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा कर पाएँ और आप जॉब ले सकें। आप एक अच्छे नागरिक भी बन बन सकें इन सब नॉलेजों से। तो ये मेरा एफ़र्ट है, इसी में आपको आगे बढ़ाने के लिए ही मेरा एफ़र्ट है। और हमारा जो चैनल है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी, इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ और लाइक करें। और यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपनी माँग को और अपने अनुभव को आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप इससे क्या बेनिफिट उठा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24, ठीक है? तो आज हम रात को आपको आज एनसीईआरटी का जो बैच है 6 टू 12 का ज्योग्राफी का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो रात को 8 बजे तक आपको प्रीमियर में आपको अवेलेबल करेगा, क्योंकि किया जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके ही आपको ये
सेशन चलाता हूँ। ओके? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।